तो आज हम लोग देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक क्षेत्र में। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो आर्थिक क्षेत्र में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो देखेंगे यहाँ पे सूची 1 में है हमारा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण और इधर है विशेषता। तो हो गया वाणिज्य चरण 1757 से 1813, एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल। वाणिज्य चरण 1757 से 1813, एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल। औद्योगिक चरण 1813 से 1860, मुक्त व्यापार का काल। वित्तीय पूंजीवादी 1860 से 1947, ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो प्लासी के युद्ध के पश्चात। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो प्लासी के युद्ध के पश्चात। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो दहसाला व्यवस्था। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? दहसाला व्यवस्था। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने बिछाई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने बिछाई थी। भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में ब्रिटिश की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राम लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? आंसर हो जाएगा हमारा कलकत्ता और आगरा। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जमींदार ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जमींदार ने। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया? मुंबई में। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया? मुंबई में। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। किसके द्वारा बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो 1793 में। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1793 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1820 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1820 ईस्वी में। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1822 ईस्वी में। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1822 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी जिले और बनारस। अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस।
नेक्स्ट है हमारा कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। 16वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च उच्च तट कर। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल का उच्च तट कर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो वायनाड जनपद में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा का बागान लगाए गए थे? वायनाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? बम्बई और थाने। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? तो मुंबई और थाने। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। नेक्स्ट है हमारा अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 89%। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 89%। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उसमें शामिल थे मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल थे मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर भारत में भूकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्टिन वर्ल्ड को। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्टिन वर्ल्ड को। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। भारत में औपनिवेशिक काल में विटली आयोग 1929 का उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। भारत में औपनिवेशिक काल में इटली आयोग 1929 का उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है हमारा भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ था। उनके बीच प्रबंध में चलाने वाला समिति दयता का प्रथम बैंक था।
कॉमर्शियल बैंक भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलाने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मुंबई प्रेसिडेंसी। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मुंबई प्रेसिडेंसी। भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में 1853 ईस्वी में पारित अल्बर्ट बिल का उद्देश्य था जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित अल्बर्ट बिल का उद्देश्य था जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी कर रोकना। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। यहाँ है बड़े सामंतों को आवंटित भूमि। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि हो जाएगा हमारा जागीरदारी प्रणाली। मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि क्या हो गया? जमींदारी प्रणाली। उप किराएदारी पर देने या गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि रैयतवाड़ी प्रणाली। नेक्स्ट है हमारा कि ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त महालवाड़ी प्रणाली। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। ब्रिटिश सरकार के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? चाय का। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किसी वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? चाय का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1833 का एक्ट, चार्टर एक्ट के द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि अस्थायी बंदोबस्त 1893 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अस्थायी बंदोबस्त 1893 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है कि अस्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया। इस कारण इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। सही बात है। नेक्स्ट है हमारा रैयत व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया। इसी कारण से रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। ये भी सही बात है। नेक्स्ट है हमारा महालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल यानी जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया। इसलिए यह व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था कहलाई। ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारा सुमेलित कीजिए। इधर है भू राजस्व व्यवस्था, इधर है संबंधित व्यक्ति। यहाँ पर है स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन सोर।
रैयतवाड़ी व्यवस्था है कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो, एलिफिस्टन। महालवाड़ी व्यवस्था है होल्ट मैकेंजी और मार्टिन वर्ड। एक बार फिर से देखिए, अस्थायी बंदोबस्त कर्नवालिस चार्ल्स ग्रांट और जॉन सॉर। रैयतवाड़ी व्यवस्था है कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो, एलिफिस्टन। महालवाड़ी व्यवस्था है होल्ट मैकेंजी और मार्टिन वर्ड्स। महालवाड़ी व्यवस्था जिन जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उसमें शामिल है गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग और मराठों के अधिकृत प्रदेश और पंजाब। महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उसमें शामिल है गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांत यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, और उसके बाद मध्य भारत के कुछ भाग, मराठों के अधिकृत प्रदेश और पंजाब। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। काश्तकारी अधिनियम और वर्ष। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक 1886, दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879, मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1883। नेक्स्ट है हमारा कि आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? अंग्रेजी को। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? अंग्रेजी को। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र कहा जाता है उड के घोषणा पत्र 1854 को। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र कहा जाता है उड के घोषणा पत्र 1854 को। नेक्स्ट हमारा किसने 1911 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य करने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले। 1911 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया गया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा बनाया गया? गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा से संबंधित आयोग यानी समिति की पहचान करें। ये हो गया हमारा हर्टोग समिति 1929, हर्टोग समिति 1929 ये भी है, और लिंडसे आयोग 1929, और सुप्रू समिति 1934 और सार्जेंट योजना 1944 सभी हैं। किस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग की दी जाए और इस वर्ग से छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 ईस्वी जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, कि स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर ने। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 ईस्वी जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, कि स्थापना किसने की? डेविड हेयर ने। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, इंग्लैंड में आयात
की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर भारत में दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर देना, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, इंग्लैंड के आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर, भारत में औद्योगिकरण या प्राक्य औद्योगिकीकरण की अवधि थी 1800 से 1850। भारत में औद्योगिकीकरण या प्राक्य औद्योगिकीकरण की अवधि थी 1800 से 1850। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब आरंभ हुई? 1850 ईस्वी में। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब आरंभ की गई? 1850 ईस्वी में। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालात पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुखद दर्द समूचे इतिहास के अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। विलियम बेंटिंग। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालात पर किस गवर्नर ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। विलियम बेंटिंग। बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी एवं विलियम बर्ड ने श्री रामपुर को अपना कार्य क्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्री रामपुर त्रयी के नाम से भी जाना गया। यह श्री रामपुर स्थित है बंगाल में। बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी एवं विलियम बर्ड ने श्री रामपुर को अपना कार्य क्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्री रामपुर त्रयी के नाम से भी जाना गया। यह श्री रामपुर स्थित है बंगाल में। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे ब्रिटिश उद्योग में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत में विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति। विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना। आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी है? कार्ल मार्क्स ने। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी है? कार्ल मार्क्स ने। पहली बार आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? रिसरा बंगाल। पहली बार आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? रिसरा बंगाल। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो बिहार में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार में। नेक्स्ट है हमारा कि बिखरे हुए स्वायत्त गांव के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा? बुकानन ने। बिखरे हुए स्वायत्त गांव के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा? बुकानन ने। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका है? आर.सी. दत्त का। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा कराता था। यह कथन किसका है? आर.सी. दत्त का। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की
तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह युक्ति किसकी है? जॉन सुलिवान का। हमारी पद्धति बहुत बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह युक्ति किसकी है? जॉन सुलिवान का। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सुमेलित कीजिए। स्ट्रेची आयोग 1880 लॉर्ड लिटन। स्ट्रेची आयोग 1880 लॉर्ड लिटन। लियाल आयोग 1857 लॉर्ड एलिगन। लियाल आयोग 1857 लॉर्ड एलिगन। मैकडोनल आयोग 1900 का लॉर्ड कर्जन। मैकडोनल आयोग 1900 ईस्वी लॉर्ड कर्जन। वुडहेड आयोग 1943 से 1944 लॉर्ड बेबल। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 1943 में कहाँ पड़ा? बंगाल में। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 1943 में कहाँ पड़ा था? बंगाल में। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? तो उद्योग धंधे विकसित हुए जूट का, कोयला का, लोहा का, मशीनों के पुर्जे और सूती कपड़ा का। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1938 ईस्वी के इस अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब पारित किया था? 1883 में। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत ने अकाल संहिता कब पारित किया? 1883 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो भारत में किसके समय में हुआ था? यहाँ आपका दिक्कत है, देख लीजिएगा। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? 1935 में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? 1935 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1833 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1833 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक है रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक ऑफ हिस्ट्री के इंडिया के लेखक है रमेश चंद्र दत्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ था? 1913 ईस्वी में। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ था? 1913 ईस्वी में। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? धन के निकास को। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? धन के निकास का। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। यह कथन भारत और इंडिया के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी है। भारतीय अर्थविदों में शामिल हैं
दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाडे, डी.एन. गाडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले, के.टी. शाह भारतीय अर्थविदों में शामिल हैं। दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, एम.डी. रनाडे, डी.एन. गाडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले, के.टी. शाह। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? 1916 ईस्वी में। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिकी आयोग का गठन कब हुआ? 1916 ईस्वी में। पहला औद्योगिकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1907 में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1907 में। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। 1925 में भारत द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजों उपनिवेश आंतरिक की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक का परिणाम नहीं था? तो भारत सामंतवाद का विनाश। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का परिणाम नहीं था? भारतीय सामंतवाद का विनाश। 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? तो मुक्त व्यापार नीति। 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों को आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था? तो मुक्त व्यापार नीति। नेक्स्ट है हमारा दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई कृत्य पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिला था। दादा भाई नौरोजी द्वारा की उनकी कृत्य पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? तो कि भारत की राष्ट्रपति संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिला था। नेक्स्ट है हमारा भारत में औपनिवेशिक शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संबंधित तो दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संगठक थी? तो होम चार्जेज की संगठक थी लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। नेक्स्ट है हमारा किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? किस कंपनी ने भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? पहली बार तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सही बात। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, सही बात। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, सही बात। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से विचार कर लेते हैं। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। अगला बात है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया। 1833
1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त।